हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किंग मेकर एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी परियोजना या नर्मदा घाटी परियोजना की, जिसके अंतर्गत 4 परियोजनाएं आती है। सरदार सरोवर, उसके बाद ओंकारेश्वर, महेश्वर और एक और अपनी खंडवा पुनासा वाली इंदिरा सागर परियोजना। 4 परियोजना इसके अंतर्गत आती हैं। तो मुख्य रूप से आज बात करेंगे नर्मदा घाटी परियोजना की। हम सरदार सरोवर को, ओंकारेश्वर को, महेश्वर को और पुनासा की इंदिरा सागर परियोजना, जिनको कि हम अलग अलग टॉपिक के रूप में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इन सभी को मिलाकर एक जो महत्वपूर्ण परियोजना बनती है हमारी नर्मदा घाटी परियोजना, सबसे पहले हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के विस्तर जिले में नर्मदा घाटी परियोजना। आज का हमारा टॉपिक है नर्मदा घाटी परियोजना। सबसे पहले हम बात करेंगे सरदार सरोवर की, जो गुजरात में पड़ती है नर्मदा नदी पर। दूसरी पे हम बात करेंगे इंदिरा सागर की, जो कि खंडवा की पुनासा में पड़ती है, ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। तीसरी हम ओंकारेश्वर की बात करेंगे, तो ये खंडवा में पड़ती है। उसके बाद हम बात करेंगे अ, महेश्वर वाली परियोजना की, तो जो कि हमारे मध्य प्रदेश में पड़ती है। तो ओंकारेश्वर, महेश्वर और गुजरात की सरदार सरोवर और महेश्वर वाली परियोजना है, जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पड़ती है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले सरदार सरोवर। दूसरे नंबर पे आइए हमारी नर्मदा घाटी, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ओंकारेश्वर, चौथे नंबर पर हम देख सकते हैं महेश्वर। इस प्रकार से 4 परियोजनाओं को मिलाकर एक महत्वपूर्ण परियोजना जो नर्मदा घाटी परियोजना कहलाती है। और इसमें हम देखते हैं कि नर्मदा नदी और इसकी 41 प्रमुख सहायक नदियों, इन सभी को मिलाकर नर्मदा घाटी परियोजना को बनाया गया है। मैं लिख देता हूं नर्मदा प्लस 41 सहायक नदियां। क्योंकि ये 4 परियोजनाएं तो मुख्य रूप से है ही है, जो कि विस्तृत परियोजनाएं हैं, लेकिन इसके अलावा छोटी छोटी नदियां हैं जो छोटे क्षेत्र को सिंचित करती है, जो छोटे क्षेत्र के विकास में लाभदायक है, लाभ छोटे क्षेत्र के विकास में भागीदार है। तो उन सभी 41 नदियों को मिलाकर नर्मदा घाटी परियोजना, जो कि बहुत बड़ी विस्तृत परियोजना है, उसका निर्माण किया गया है। तो हम सरदार सरोवर की बात करते हैं, तो ये गुजरात में पड़ता है। और नर्मदा घाटी की बात करते हैं तो खंडवा, पुनासा। उसमें ओंकारेश्वर की बात करते हैं हम, तो खंडवा में पड़ता है, ये भी एमपी। और महेश्वर की बात करते हैं तो खरगोन, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। नर्मदा के उद्गम स्थल से नर्मदा के अंतिम छोर तक की सभी नदियों को मिलाकर नर्मदा घाटी परियोजना को बनाया गया है। तो उसके सब विस्तृत हम चर्चा कर रहे हैं। यदि हम विशेष रूप से देखते हैं इंदिरा सागर परियोजना की, तो सन 1984-85 में इंदिरा गांधी द्वारा इंदिरा सागर परियोजना का लोकार्पण कर दिया गया था, या शुभारंभ कर दिया गया था। 1984 या 85 में इंदिरा गांधी जो कि 66 से 77 तक लगातार 2 कार्यकाल तक इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रही है। उसके बाद वापस से 1984-85 के समय में वह तीसरी बार भारत की प्रधानमंत्री पद पर रही है। और उस समय में माननीय इंदिरा गांधी ने इस परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना का शुभारंभ कर दिया गया था। लोकार्पण तो निर्माण के बाद होता है, लेकिन शुभारंभ इसका कर दिया गया था। ठीक है, तो ये देख लेना, इंदिरा गांधी द्वारा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं
सबसे महत्वपूर्ण सरदार सरोवर परियोजना की, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और विस्तृत परियोजना है। तो इसके सब्जेक्ट में बात करते हैं तो सरदार सरोवर परियोजना की शुरुआत का सपना सरदार पटेल ने देखा था, जो कि हम कह सकते हैं आज़ादी के समय 1947-48 में है। लेकिन इसको मूर्त रूप पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने सन 1960 या 61 के दौर में इसका शुभारंभ किया। तो इसकी बात करते हैं सरदार सरोवर की। 60-61 में शुभारंभ नेहरू जी द्वारा। सपना था ये 47-48 में, संकल्पना सरदार पटेल ने दी थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम सरदार सरोवर परियोजना रखा गया, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। एमपी प्लस एमआर दोनों की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई। शुरुआत में 121 सेंटीमीटर रखी गई थी, बाद में 138.8 सेंटीमीटर रखी गई और आज हम वर्तमान ऊंचाई की बात करते हैं तो 163 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो हाइट की हम बात करते हैं सरदार सरोवर बांध की। पहले 121 सेंटीमीटर रखी गई थी, फिर बाद में 138.8 किया गया। उसके बाद आज वर्तमान में बात करते हैं तो 163 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो इस प्रकार से हम सरदार सरोवर परियोजना को देख सकते हैं। गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है कि गुजरात के बहुत बड़े भाग में जलापूर्ति का कार्य ये परियोजना करती है और बहुत बड़े क्षेत्र में कृषि सिंचाई में योगदान सरदार सरोवर परियोजना द्वारा दिया जाता है। तो इसलिए गुजरात की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। यहाँ लिख सकते हैं गुजरात की जीवन रेखा। तो आप इस परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा भी कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है और इसमें विद्युत उत्पादन का लक्ष्य हम देखते हैं सरदार सरोवर परियोजना में तो 1450 मेगावाट रखा गया है, जिसमें 57% भाग जो विद्युत का है मध्य प्रदेश को मिलता है, 27% भाग हम देखते हैं कि महाराष्ट्र को मिलता है तथा 17% भाग गुजरात को मिलता है। तो हम लिख लेते हैं विद्युत उत्पादन देखते हैं हम 1450 मेगावाट, 57% एमपी को मिलता है। उसके बाद महाराष्ट्र 27% और गुजरात की हम बात करते हैं तो 16% या 17% इसको मिलता है। तो इस प्रकार हम विस्तृत इसको 3 टुकड़े कर सकते हैं। लगभग 700 मेगावाट समथिंग एमपी का आता है। उसके अलावा हम 27% 16% को डिवाइड करते हैं तो 400-250 की समथिंग इनका मिलाकर टोटल हमें 1450 मेगावाट बनाना होता है। ठीक है, तो ये दिन के विद्युत का वितरण हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार सरोवर परियोजना का पूर्ण होने के बाद लोकार्पण किया गया। लगभग 65,000 करोड़ की राशि के द्वारा इस परियोजना को पूर्ण किया गया लागत के द्वारा। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं 65,000 करोड़ लागत और 17 सितंबर 2017 मोदी जी द्वारा लोकार्पण इसका किया गया। तो मुख्य मुख्य तथ्य हमने सरदार सरोवर परियोजना देख लिया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और इसमें 30 गेट है। गेट की हम बात करते हैं तो 30 गेट, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध।
भारत का दूसरा बड़ा गुरुत्वीय बांध सरदार सरोवर, पहला बांध भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, और क्या बचा है? सरदार सरोवर का तो हो गया है कंप्लीट। ठीक है, समितियों की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले खोलसा कमेटी की 1954 में गठित की गई थी। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, जगह हमारे पास कम है। तो बात करते हैं प्रमुख समितियों की। तो खोलसा कमेटी या खालसा कमेटी 1964 में बांध के निर्माण को लेकर इस कमेटी का गठन किया गया था। उसके बाद दूसरी कमेटी की हम बात करते हैं तो नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, नर्मदा जल विवाद को लेकर कमेटी बनाई थी 1969 में। उसके बाद तीसरी कमेटी रहती है हमारी शेफुद्दीन सोज कमेटी या शेफुद्दीन सोज, जो कि 2006 में बनाई जाती है। और चौथी कमेटी की हम बात करते हैं तो शिंगुल समिति 2008 में, शिंगलू या शिंगुल समिति 2008 में। तो इसके सबसे लास्ट में समिति गठित की गई थी बांध के निर्माण की नींव के रखने के बाद, ये बांध के निर्माण कार्य के चलते हुए, तो इसका विस्थापन की समस्या के लिए इसका गठन किया गया था। विस्थापन की समस्या के लिए विस्थापन सरदार सरोवर की बात हो गई है। छोटी छोटी परियोजना हमने देखी है। ओंकारेश्वर, जो कि मानदाता खंडवा में पड़ती है। यहाँ देख लो आप, ओंकारेश्वर मानदाता, ओंकारेश्वर एक बांध है छोटा, खंडवा में पड़ता है, मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित। इसकी हम बात करते हैं, तो उत्तर में नहीं, हाँ, इसकी हम बात करते हैं तो इस पर मानदाता परियोजना है। खंडवा खरगोन हमारे दक्षिणी जिले हैं, मतलब दक्षिण पश्चिमी जिले हैं। तो हम बात करते हैं ओंकारेश्वर मानदाता। तो इसकी 400 मेगावाट की, इसकी 520 मेगावाट का लक्ष्य था। पहले 450, सबसे पहले इसका 450 लक्ष्य रखा गया था, बाद में इसे 520 मेगावाट कर दिया गया। ओंकारेश्वर मानदाता की हम बात करते हैं। दूसरी की हम बात करते हैं महेश्वर की। महेश्वर की बात करते हैं, पहले 320 मेगावाट रखा गया था और आज 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन यह महेश्वर परियोजना करती है। ठीक है, ये ओंकारेश्वर मानदाता, महेश्वर खरगोन। उसके बाद तीसरी की हम बात करते हैं इंदिरा सागर पुनासा। तो 125 मेगावाट के इस पे 8 प्लांट या 8 टरबाइन लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है। और इसीलिए हम इंदिरा सागर या पुनासा खंडवा वाली परियोजना को, मतलब मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख या बड़ी परियोजना मानते हैं। उसका यही कारण है कि यह 1000 मेगावाट पुनासा वाली 125 इंटू 8, समझ रहे हैं ना? ये पुनासा वाली हमने बात कर ली है नर्मदा इंदिरा सागर परियोजना की। उसके बाद आखिरी हमारी एक परियोजना है जो चारों मिलकर पूरी करती है महेश्वर, जैसा सरदार सरोवर की हमने बात कर ही ली है कि कितना विद्युत उत्पादन करती है। यदि मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं, सरदार सरोवर लगभग 700 मेगावाट मध्य प्रदेश के हिस्से में आता है। इसका लगभग 1450 मेगावाट का विद्युत उत्पादन सरदार सरोवर परियोजना द्वारा किया जाता है। लगभग 700 मेगावाट विद्युत का जो मतलब हिस्सेदारी है वो मध्य प्रदेश के हिस्से में आती है। तो इस प्रकार हम देखें, मुख्य मुख्य चीजें हम देख लिए नर्मदा घाटी परियोजना की। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो नर्मदा घाटी परियोजना में एमपी की 29 वृहद, 135 मध्यम और लगभग 3000 छोटी परियोजनाओं को मिलाकर और नर्मदा की 41 सहायक नदियों को मिलाकर नर्मदा घाटी परियोजना को बनाया गया है। मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पर।
तो बोर्ड छोटा है इसलिए समस्या आती है और वीडियो भी इसलिए छोटा बनाना पड़ता है। एमपी की 29 वृहद या बड़ी परियोजनाएं, 135 मध्यम परियोजनाएं और 3000 के समथिंग लघु या छोटी परियोजनाएं बृहद परियोजना हम देख सकते हैं लगभग 1 लाख एकड़ या उसके आसपास का क्षेत्र, उससे अधिक की परियोजना बृहद में आती है। मध्य में हम देख सकते हैं 5000 से 50,000 एकड़ को, और सबसे छोटी लघु परियोजना में हम 500 से लेकर 5000 एकड़ क्षेत्र को देख सकते हैं। तो एक क्राइटेरिया हम अपने हिसाब से बना सकते हैं चीजों को विस्तृत पढ़ने के बाद। तो हम देख लेते हैं 29 वृहद, 135 मध्यम और 3000 लघु परियोजनाएं। और नर्मदा की मैंने आपको लगभग इसी वीडियो में 10 बार बोला होगा, 41 सहायक नदियों द्वारा, ताकि आपको याद रहे कि परियोजना कोई छोटी मोटी परियोजना नहीं है और इसमें कितनी नदियों का योगदान रहा है ये अपने को पता होना चाहिए। तो 41 सहायक नदियों द्वारा सभी के माध्यम सभी को मिलकर ये परियोजना बनाई गई है और इतनी इसमें ये छोटी छोटी परियोजनाएं मिलकर इस परियोजना को पूर्ण करती है। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें बस इतना ही बचा है कि लगभग ये पूरी परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना 27.5 लाख एकड़, ठीक है, 27.5 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई करती है, ठीक है। इस परियोजना के माध्यम से 27.5 लाख एकड़ जमीन पर 11 लाख वर्ग मीटर ऐसा कुछ है, इतने क्षेत्रफल पर इस परियोजना के द्वारा मध्य प्रदेश में सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर हमने नर्मदा घाटी परियोजना को देख लिया है, बाकी इसकी और परियोजनाएं ही, इन सभी परियोजनाओं को हम अगले वीडियो में विस्तृत अलग अलग पार्ट के रूप में देखेंगे। तो आज के लिए पर्याप्त है।